नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। दोस्तों, राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम से रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है, मेम्ब्रेन लेस है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। दोस्तों, सेल बायोलॉजी के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, फिर उसके बाद अपन पढ़े सेंट्रियोल और अब अपन बात कर रहे हैं राइबोसोम की। ये तीन ऐसे सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है, जिनमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, केंद्रिका, दूसरा सेंट्रियोल और तीसरा कौन है? राइबोसोम। दोस्तों, राइबोसोम आरएनपी है। आरएनपी का मतलब है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन में दोस्तों आरएनए और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो राइबोसोम में जनरली आरएनए और प्रोटीन होते हैं, और आरएनए भी आपको पता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होते हैं। यहाँ पर जो होता है वो कौन से आरएनए होते हैं? आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब भी राइबोसोमल आरएनए ही है। पहला मेम्ब्रेनलेस, दूसरा राइबोसोम में क्या क्या होते हैं? आरएनए और प्रोटीन। आरएनए कौन से होते हैं? आरआरएनए। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है? एक जनरल अध्ययन अगर अपन करेंगे तो सीधी बात कह देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। लेकिन दोस्तों उसके अलावा भी कहाँ कहाँ, ये तो मैंने आपको बताया ही है। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य में भी राइबोसोम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है 70S राइबोसोम पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर भी राइबोसोम पाया जाएगा, लेकिन वो कौन सा होगा? 80S। ये वाला भी कौन सा होगा? 80S। और ये वाला भी कौन सा होगा? बस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो होगा वो 70S। दोस्तों, एक बात पता लग रहा है, जनरली अपन बात कर लेते हैं कि यूकेरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ये बात अपन मानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी 80S राइबोसोम ही भाग लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा उलझन वाला दे कि यूकेरियोट सेल में कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, तो दोस्तों यूकेरियोट सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से देखना है। मान लो ऑप्शन ऐसे हैं कि एक सिंगल ही टिक करना है तो 80S, लेकिन अगर दोनों तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगर जंतु कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? फिर से क्वेश्चन, अगर मल्टीपल चॉइस है तो आरएनए जो आरईआर है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और हर क्लोरोप्लास्ट, ये सभी जगह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों, राइबोसोम की खोज के बारे में बात करते हैं। पादपों में पादप है सेम, और इस सेम की जड़ पर अध्ययन किया रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में, और उन्होंने किसकी खोज की? राइबोसोम की। पादपों में राइबोसोम की खोज किसने की? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। जंतुओं में किसने की? पैलेड ने, पैलाडे भी कह सकते हैं। याद रखें, दोनों ने एक ही साल में, एक ही वर्ष में 1953 में काम किए थे, और इसीलिए राइबोसोम को पैलेड ने खोज की, इसलिए पैलेड ग्रेन्यूल भी कहते हैं, पैलेड कणिका भी कहते हैं। एक और बात दोस्तों याद रख लें, राइबोसोम की खोज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही संभव हो पाई, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की? नोल और रस्का ने। बोर्ड पर आप जो बातें आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, उसमें से आपको भी पता है, देखो, पैलेड ग्रेन्यूल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही खोज संभव हो पाई। राइबोसोम जो है मेम्ब्रेन लेस है, आरआरएनए और प्लस प्रोटीन का। यूकेरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? बड़े ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। अगर एक टिक करना है तो 80S,
कहाँ पाया जाता है, RER पर, लेकिन दोस्तों इसके अलावा इन जगह पर भी राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होता है, 70S, और बाकी किस में होता है, 80S। सपोज दैट आपको यूँ क्वेश्चन आया कि यूकेरियोट सेल के कोशिका द्रव्य में किस प्रकार का राइबोसोम होता है, तो आपका जवाब होगा 80S। और यूकेरियोट कोशिका में कौन सा होता है, तो दोस्तों कोशिका में तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, तो 80S भी है और 70S भी। तो राइबोसोम के बारे में अपन बात कर रहे थे, इसकी खोज किसने की ये भी मैंने आपको बताया। अब जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। अकरेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलता है। देखो पहले मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनेलिक या किसी सेल ऑर्गेनेली में। साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट सेल में भी होता है और यूकेरियोटिक सेल में भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 70S और यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S। लेकिन सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांगों के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S राइबोसोम होता है। इस बात से क्या क्वेश्चन निकल के आए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखना है। ऐसा राइबोसोम जो केवल और केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है 80S। क्वेश्चन में अगर ओनली या केवल नहीं लिखा हुआ है और ये पूछा जाए कि यूकेरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है, तो दोस्तों दोनों जवाब है, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आया कि केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम, तो 80S। आपको पता है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट सेल में भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक सेल में भी। प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही होता है, यूकेरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में नहीं होकर आपको पता है ये कोशिकांगों में पाया जाता है, और वो कोशिकांग कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अपन राइबोसोम के बारे में बात कर रहे थे। आइए एक लॉजिकल और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S तो है ही। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखो 70S, S फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसके अलावा भी लोकेशन कहाँ पर है, क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन पर बाउंड है। अगर ER की मेम्ब्रेन पर बाउंड है तो ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, और मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। तो कुछ राइबोसोम ER की मेम्ब्रेन पर बाउंड रहेंगे और कुछ फ्री रहेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको पता है ना कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ER मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड राइबोसोम कौन से प्रोटीन बनाते हैं और मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम कौन से प्रोटीन बनाते हैं। बात समझ में आई। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दो लोकेशन के अकॉर्डिंग राइबोसोम, ER की मेम्ब्रेन पर जो बाउंड राइबोसोम है वो कौन से प्रोटीन बनाते हैं, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम कौन से प्रोटीन बनाते हैं। मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम और ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कौन कौन सी प्रोटीन बनाते हैं, इस डायग्राम में आपको देखेंगे तो समझ में भी आएगा, रट्टा भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुराना कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, वो रिवाइंड होना चाहिए। फोस्फोलिपिड, इधर वाली सरफेस एक्सटर्नल सरफेस है और इधर वाली सरफेस साइटोसोलिक सरफेस है। मतलब इधर की तरफ क्या है, कोशिका द्रव्य। इधर वाले प्रोटीन जो है
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और इधर की सरफेस पर भी कौन से प्रोटीन होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बाकी बीच में या जो एम्बेडेड प्रोटीन है वो सब क्या कहलाएंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इन्हीं को ही क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दोस्तों अपन पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कौन कौन से प्रोटीन बनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर ये है न्यूक्लियस, यहां पर ये आपको दिखाई दे रही है ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कौन से प्रोटीन बनाते हैं, पहला ER या अंतःप्रदवी जालिका से संबंधित प्रोटीन, दूसरा यहां पर लाइसोसोम है, सेल है, लाइसोसोम से संबंधित प्रोटीन भी कौन बनाते हैं, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ER के बाद इधर कौन आ जाएगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैंने आपको गोल्जी बॉडी में समझा दिया है। गोल्जी बॉडी से रिलेटेड जितने भी प्रोटीन होंगे वो भी कौन बनाएगा, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ये कौन हो गई, सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को मैंने ऐसे डिटेल में या एनलार्ज स्ट्रक्चर आपको दिखाई है। इधर वाला एक्सट्रिंसिक, अंदर वाले इंट्रिंसिक, साइटोसोलिक सरफेस और इधर एक्सटर्नल सरफेस। ER मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम है, देखो पहला ER से जुड़े प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन, गोल्जी बॉडी वाले प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी इंट्रिंसिक और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण भी कौन करता है, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। अगली बात, एक्सटर्नल सरफेस पर इंट्रिंसिक प्रोटीन है और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, फाइब्रोनेक्टिन। इस टाइप के प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम क्या क्या करता है ये आपके सामने है दोस्तों। देखिए पहला मैंने आपको बताया ER के प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन, गोल्जी बॉडी के प्रोटीन, इंट्रिंसिक या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक। बस इधर भी एक्सट्रिंसिक है और इधर भी एक्सट्रिंसिक है। किधर वाले एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल साइड वाले एक्सट्रिंसिक। अब अपन बात करते हैं मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम की। देखो कोशिका द्रव्य में साइटोसोल में जितने भी घुलनशील प्रोटीन हैं, ये साइटोसोल में घुलनशील प्रोटीन, उन सभी का निर्माण कौन करता है, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन, लेकिन याद रखें कौन से प्रोटीन, जिनकी एनकोडिंग न्यूक्लियर DNA से होती है, उन सभी प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। पेरोक्सीसोम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का भी निर्माण कौन करेगा, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। और एक और बात, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का निर्माण भी याद रखें, ये भी एक्सट्रिंसिक है और ये भी एक्सट्रिंसिक है, लेकिन ये एक्सट्रिंसिक कौन सी सरफेस वाले हैं, एक्सटर्नल सरफेस वाले। उनका निर्माण तो कौन करेगा, ER मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। और ये एक्सट्रिंसिक कौन से वाले हैं, साइटोसोलिक सरफेस वाले। और साइटोसोलिक सरफेस वाले जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उनका निर्माण कौन करेगा, मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। दोस्तों डायग्राम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लोकेशन के अकॉर्डिंग राइबोसोम दो टाइप के, मैं फिर से कह रहा हूँ, ER मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन फ्री। ER मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से प्रोटीन बनाता है, मैं दो चार्ट भी बना सकता था लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर रहेगा। देखो ER
उसके बाद मैंने लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंट्रिंसिक या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक कौन सी सरफेस वाले एक्सटर्नल, जैसे एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल है फाइब्रोनेक्टिन। मेम्ब्रेन फ्री कौन से बनाते हैं? साइटोसोल कोशिका द्रव्य में जितने भी घुलनशील प्रोटीन है वो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोक्सीसोमल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो साइटोसोलिक सरफेस पर होते हैं जैसे स्पेक्ट्रीन, उनका फॉर्मेशन कौन से राइबोसोम करते हैं? मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम। याद करो दोस्तों, मैंने कहा था आरबीसी की सरफेस पर स्पेक्ट्रीन प्रोटीन पाया जाता है जो आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आरबीसी का साइज केशिकाओं या कैपिलरीज से बड़ा होता है, फिर भी वो उसमें फ्लो कर जाती है क्योंकि उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? स्पेक्ट्रीन, जो आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं राइबोसोम 70S, 80S और उसकी सब यूनिट के बारे में। दोस्तों एक टाइप का जो राइबोसोम है वो 70S, 70S और दूसरा है 80S। ये जो S आ रहा है ये क्या है, पहले वो देख लेते हैं। इसको समझने के लिए आप एक बार और देखें, 70S राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, 50S और 30S। अब बच्चा इनको जोड़ता है दोनों को कि 50 और 30 80 हो गए, ऊपर तो 70 ही है। याद रखें ये सब यूनिट ऐसे कोई टोटल के बेस्ड नहीं है, ये इस S के अकॉर्डिंग है। इसमें देख लो आप 80S की दो सब यूनिट, दो उप इकाइयाँ कौन कौन है? 60S और 40। 60 और 40 कितना होता है? 100। कहने का मतलब यह है कि इस S का मतलब समझ में आना चाहिए। ये जो S है ये है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, अवसादन गुणांक। राइबोसोम का नीचे जमने की जो दर है, सेडिमेंट होने का जो रेट है, उसके बारे में है। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, कितने टाइम में? देखो इसको टाइम लगेगा 50S और इस सब यूनिट को टाइम लगेगा 30S। राइबोसोम 70S की दो सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट को नीचे पैंदे तक पहुंचने में 50S टाइम, सेकंड नहीं है S, और S है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, जो किसने दिया? स्वेदबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। और एक S का मतलब कितना है? 1 × 10⁻⁻13 सेकंड। समझ रहे हैं आप? ये टाइम है, सेकंड नहीं है। और एक S में कितने सेकंड होते हैं? 1 × 10⁻⁻13 सेकंड होते हैं। तो S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेदबर्ग ने दिया। स्वेदबर्ग नियतांक भी कहते हैं। और 1S का मतलब है 1 × 10⁻⁻13 सेकंड। इसकी एक सब यूनिट को 50 स्वेदबर्ग टाइम लगता है और दूसरे वाली को 30 स्वेदबर्ग टाइम लगता है सेडिमेंट होने में, अवसादित होने में। S का मतलब समझ में आ गया। और इसकी दो सब यूनिट होती है, उनके नाम कैसे रखे गए वो भी आपको बात समझ में आ गई। अब देखते हैं 70S और 80S। आपको पता है 80S जो है वो किस में पाया जाएगा? ओनली और ओनली यूकैरियोट में। और ये किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोट में। दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती है। उससे पहले 70S की 50S और 30S अलग होती है, 80S की 60S और 40S अलग होती है, जो साइटोसोल या कोशिका द्रव्य में पड़ी रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़े कैसे? प्रोकैरियोट कोशिका में और यूकैरियोट कोशिका में इन दोनों इकाइयों को जुड़ने के लिए जिम्मेदार जो आयन है वो है मैग्नीशियम आयन Mg+2। इस मैग्नीशियम की सांद्रता पर भी ये डिपेंड करता है। अगर प्रोकैरियोट सेल है तो 0.5 माइक्रो
मोल पर लीटर। और अगर यूकेरियोट सेल में 80s को आपस में जुड़ना है तो क्या हो जाएगा 0.3 माइक्रोमोल पर लीटर। मेरे कहने का मतलब ये है प्रोकैरियोट सेल है, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होना है, दोनों सब यूनिट को आपस में जुड़ना है, तो मैग्नीशियम की इतनी सांद्रता होनी जरूरी है। यूकेरियोट सेल है, प्रोटीन सिंथेसिस होना है, 60 और 40 को आपस में जुड़ना है, तो मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी ज़रूरी है। सर अगर ज़्यादा हो गई कम हो गई तो फिर ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। जैसे 30-30 आपस में जुड़ गए, 50-50 आपस में जुड़ गए, इनएक्टिव डाइमर बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। समझ में आ गई? मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सांद्रता प्रोकैरियोट में कितनी होगी और यूकेरियोट में कितनी होगी ये भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो बात है, इसमें बड़ा कौन 50s, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ये जो है इसमें RRNA और प्रोटीन, इसमें भी RRNA और प्रोटीन। RRNA इसके भी पार्ट है, फिर 23S 5S और प्रोटीन के 34 मॉलिक्यूल्स, इसमें 16S और इसमें 21 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ये 70S राइबोसोम। 80S में लार्ज सब यूनिट में RRNA और प्रोटीन, RRNA में 80, 28S और 5S 5.8S और स्मॉल सब यूनिट में 18S। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए एक एंजाइम जिम्मेदार होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए। और आरआरएनए जितने भी होते हैं वो बनाता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। लेकिन यूकेरियोट में एक ऐसा आरआरएनए है 5S आरआरएनए जो किसमें होगा? लार्ज सब यूनिट में। उसका फॉर्मेशन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बाकी जितने भी आरआरएनए हैं उनका निर्माण कौन करेगा? फर्स्ट। फिर आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये देखो इधर भी 5S है, इसका भी फिर कौन करेगा? याद रखें 70S किस में होगा? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ ही नहीं होता, एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट के 5S के बारे में ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपके सामने 70S और 80S राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 5S आरआरएनए है जिसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है यूकेरियोट में। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, जितने भी आरआरएनए सबका निर्माण वही करेगा। तो इसमें आपको याद रखना है। अब इनकी सब यूनिट कई बार क्या अपन आज याद करते हैं कल फिर भूल जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हर टॉपिक के कुछ चीज़ें आप एक पेज में लिख लें और उस पेज में ये बातें लिखें। जैसे सपोज करो आपको राइबोसोम लिखना है, राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की कॉन्सेप्चुअल बातें तो आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, लेकिन खोज किसने की, कौन सी सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए था, ये बातें 3-4 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है। तो आप उस पेज में रखें और जब भी एग्ज़ाम फिर आप देने जाएं उसके 1-2 दिन में आप ऐसी चीज़ों को याद कर लें ताकि रिमाइंडर के तौर पर आपको याद रहे। वरना तो अभी आप देखें, ये मैं याद करवा सकता हूँ आपको, 50S वाले में 23 और 5, 34, 16, ये देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 28, फिर वापस 5 वो का वही लिखो, केवल एक ही याद करना आपको, ये देखो। और इधर 16 है और इसको ऐसे घुमा देंगे तो उधर क्या हो जाएगा 18।
एक बार फिर कह रहा हूँ, लोग इसको फिर कि मैंने ट्रिक बता दी या कुछ लोग कुछ और ही तरीके से इसको, आप सब साइंस पढ़ते हैं, किसी एक डिजीज़ के जो पैथोजन बोल सकते हैं, रोगाणु बोल सकते हैं, उनके आप ट्रिक बना लिए तो ज़्यादा टाइम तक वो तो आपको फिर एग्ज़ाम के 1-2 दिन में फिर से ट्रिक दोबारा पढ़नी पड़ेगी। आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इस तरीके से देखें, पहले आराम से पूरा राइबोसोम पढ़ें। जो चीज़ें आपको लगता है कि ये थोड़े दिनों बाद भूल सकते हैं उनको अलग से लिखें। जब भी दोबारा राइबोसोम पढ़ें पहले उन चीज़ों को पढ़ें, बाकी चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाएगी। 50S 60S 30 40 राइबोसोमल आरएनए 23 5। अब उसकी लास्ट सब यूनिट में कितना होगा, दोनों ऐड कर दिए, 28 5 और एक 5.8। इधर कितना होगा 16, उधर कितना होगा 18। हो गया याद? और क्या, बस एक याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज 3 यूकेरियोट में कौन बनाता है, 5S आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 ही किसका निर्माण करेगा, 5S आरएनए। प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम का संश्लेषण जो है कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में, केंद्रिका। एक बार फिर बता रहा हूँ, केंद्रिका, सेंट्रियोल और राइबोसोम, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन लेस है। ये जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, इसमें राइबोसोम बनते हैं, इसलिए इसको राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम न्यूक्लियोलस केंद्रिका, जिसकी खोज फोंटाना ने की थी। राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं, या न्यूक्लियोलस को, और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम की फैक्ट्री न्यूक्लियोलस, जहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम बनते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल बात ये भी है, राइबोसोम के संश्लेषण आपको साफ दिख रहा है कहाँ होता है राइबोसोम का सिंथेसिस, केंद्रिका में। लेकिन इसके लिए जो आवश्यक प्रोटीन है, आपको पता है ना, राइबोसोम के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन होने चाहिए ना, क्योंकि एक तो आरएनए होता है और साथ में क्या होता है, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, इनका संश्लेषण या इनका निर्माण कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य से चलकर केंद्रक से फिर ये कहाँ आ जाते हैं, केंद्रिका में। और केंद्रिका इन प्रोटीन के साथ किसको जोड़ देती है, राइबोसोमल आरएनए को, और उससे किसकी यूनिट का निर्माण या किसकी सब यूनिट का निर्माण हो जाता है, राइबोसोम की सब यूनिट का। बोर्ड पर लिखी हुई बातों से क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं, केंद्रिका को। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ बनते हैं, केंद्रिका में। ये जो प्रोटीन है ये कहाँ बनते हैं, साइटोप्लाज्म में। लेकिन वहाँ से चलकर ये केंद्रिका में चले जाते हैं और केंद्रिका इनके साथ आरएनए अटैच कर देती है और राइबोसोम की यूनिट बना देती है, सब यूनिट बना देती है। और इसके अलावा प्रोकैरियोट सेल में राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। राइबोसोम से जुड़े जितने भी तथ्य थे दोस्तों, ये मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। कोई भी इससे जुड़ा क्वेश्चन आप आराम से इस कंटेंट से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।